दोस्त आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के टॉप 15 सवाल लेकर आए हैं। ठीक है ना। यानी कि टॉप 50 सवाल लेकर आए हैं जो कि आपके सभी एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो प्रश्न आज के कंप्लीट करवाएंगे दोस्त, ये जो प्रश्न है ना आपको बहुत सारे एग्जामों में ना बार बार रिपीट हुए हुए हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, या फिर बिहार दरोगा हो गया, बिहार पुलिस हो गया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे एग्जाम है जिसमें ये कितनी बार ही रिपीटेड हुए हैं। ठीक है ना। तो बस वीडियो को ना ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्यों? क्योंकि आपके लिए हर एक प्रश्न काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है ना। तो चलिए हम बिना समय गवाए शुरू करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला प्रश्न क्या है, ध्यान से समझिएगा। बोल रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी कि किसे कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न आपको तो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला हुआ, और सबसे पहले जब भूगोल की शुरुआत होती है ना, इन्हीं के द्वारा शुरू होती है। ठीक है ना। तो याद रखिएगा कौन है, तो हिकैटियस है। कौन है? हिकैटियस है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक और बात बता देना चाहते हैं दोस्त कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको थोड़ा सा ही घुमा फिरा कर पूछेगा। शब्द किसने दिया है, इसका अर्थ क्या होता है, हम सब कुछ इसमें कवर कराएंगे। तो बिल्कुल आप फिर इसमें जो है आप ध्यानपूर्वक प्रश्नों को देखते हुए चलिएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर ध्यान में रखिएगा, हिकैटियस। हिकैटियस को ना भूगोल का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। बोल रहा है भूगोल को एक अलग अध्याय शास्त्र, भूगोल को एक अलग अध्याय शास्त्र के रूप में स्थापित करने का श्रेय निम्न में से किस विद्वान को जाता है। ठीक है ना। यानी कि भूगोल को ना एक अलग ही शास्त्र बनाने के रूप में, स्थापित करने के क्रेडिट के रूप में आखिर इनमें से किसको दिया जाता है? तो याद रखिएगा इरेटोस्थेनिज को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? इरेटोस्थेनिज को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपको बीपीएससी में भी और जो है बिहार दरोगा में भी पूछा गया है। ठीक है ना। तो इसको आप समझते हुए चलिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है भूगोल के लिए जियोग्राफी का, ठीक है ना, शब्द जो है का प्रयोग सर्वप्रथम आखिर किसने किया था? देखिए जियोग्राफिका का जो शब्द है ना, आखिर इनमें से किसने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अभी आपको बताया इरेटोस्थेनिज। कौन हो जाएगा? इरेटोस्थेनिज। इरेटोस्थेनिज ने जियोग्राफिका का, ठीक है ना, यानी कि जियोग्राफिका का शब्द का सर्वप्रथम उन्होंने प्रयोग किया था। किसने? इरेटोस्थेनिज ने। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है कि जियोग्राफी के जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना, उसके आधार पर भूगोल की परिभाषा दी गई है। यानी कि इनमें से चार ऑप्शन दिया गया है। आखिर वह कौन सी परिभाषा है जो कि भूगोल के यानी कि ज्योग्राफी के शाब्दिक अर्थ के आधार पर दिया गया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। आपको मालूम है कि पृथ्वी के जितने भी पर्वत हो गया, पठार हो गया, नदियाँ हो गया, ठीक है ना, सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ये सारा का सारा है कहाँ पे? तो पृथ्वी पे है कि नहीं? तो उसी में आपको भूगोल का अध्ययन किए थे। तो इसका सबसे बड़ा भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है ना, उसका यही है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। इनको आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आखिर ये किसने कहा था? देखिए समझिएगा, हम अभी आपको बताया कि ऐसे ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल देखने को मिलेंगे। ठीक है ना। और एक और बात बता देना चाहते हैं कि भूगोल का जो है ना, हम हर एक सेक्शन कंप्लीट करवाएंगे। वो ज्वालामुखी हो, सौर मंडल हो, या फिर आपको अर्थ हो गया, विषय हो गया, ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय हो गया, सब का सब आपको पूरा कंप्लीट करवाएंगे सेक्शन वाइज, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। झाड़ी हो गया, नदियाँ हो गया, सब कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आप जुड़ जाइए चैनल से, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाला है। अब चलते हैं अपने प्रश्न पे। बोल रहा है ये भूगोल जो है पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है। आखिर ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा ये बेरिनियस ने कहा था। किसने किया था? बेरिनियस ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। बेरिनियस ने कहा था कि भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला एक विज्ञान है। ठीक है ना। तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है भूगोल भूतल का अध्ययन जो है आखिर किसने कहा था? यानी कि बोला गया था भूगोल जो है एक भूतल का अध्ययन है। आखिर इनमें से किसने बोला था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कॉट ने बोला था। किसने बोला था? कॉट ने बोला था। ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। भूगोल जो है ना बीतल का अध्ययन है। किसने बोला था? कॉट ने बोला। देख रहे हैं ना, तीन चार क्वेश्चन अभी आप सामने देखने को मिल गया। शाब्दिक अर्थ हो गया, कौन क्या बोला था, सारा चीज आपको कवर करवाते हुए चलेंगे। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है भौगोलिक विचारधाराओं में
नवीनतावादी जो है, ठीक है ना, नवीनतावादी की विचारधारा का प्रवर्तक आखिर कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रिफ्थ टेलर है। कौन है? ग्रिफ्थ टेलर है। और ये जो क्वेश्चन कंप्लीट करवा रहे हैं दोस्त, ये पूछा हुआ सवाल है बहुत बार एग्जामों में, ठीक है ना, इसीलिए ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ग्रिफ्थ टेलर। क्या हो जाएगा? ग्रिफ्थ टेलर, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहा है कि वर्तमान भूत की कुंजी, आखिर ये जो कथन है किस विद्वान का है? ये कथन कौन सा कथन है? वर्तमान भूत की कुंजी, ये कथन बोला गया है, आखिर इनमें से किस विद्वान ने ये कथन बोला हुआ है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जेम्स हर्टन है। किसने बोला है? जेम्स हर्टन ने वर्तमान भूत की कुंजी बोला है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। इनको आप जरूर ध्यान में रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि स्थल रुद्ध संरचना, प्रक्रम तथा अवस्था का जो प्रतिफल है होता है, आखिर ये जो कथन है किसका है? ठीक है ना। बोल रहा है कि स्थल रूप संरचना, प्रक्रम और अवस्था का जो प्रतिफल है, आखिर ये कथन, आखिर इनमें से किसका कथन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? WM डेविस। कौन हो जाएगा? WM डेविस। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एकदम ध्यानपूर्वक समझते हुए चलिएगा। कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कथन को लेके कि आखिर कौन सा कथन किसने बोला है, सब कुछ ध्यान में लेके चलिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन है। कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? यानी कि इन चारों में से कौन से विद्वान ने यह बोला था कि यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है, तो भूगोल कहा का वैज्ञानिक तार्किक अध्ययन है। समझे ना बात को? इस प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक समझिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि आखिर ये बोल क्या रहा है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कार्ल सावर ने। कार्ल सावर ने बोला था कि इतिहास को कब का अध्ययन करेंगे कि उसको बोला जाएगा भूगोल कहा जाएगा, ठीक है ना। उस पर उन्होंने तार्किक अध्ययन के रूप में भी बोला था। तो किसने बोला था? कार्ल सावर ने बोला था। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि भू आकृति विज्ञान यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी का जन्मदाता किसे माना जाता है? ठीक है ना। यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी के जो जन्मदाता है, आखिर इनमें से किसे माना जाता है? तो याद रखिएगा, पेसेल को माना जाता है। किसको माना जाता है? पेसेल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको आप जरूर याद रखिएगा कि पेसेल को जो है ना भू आकृति विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी कि जन्मदाता माना जाता है, यानी कि जियोमॉर्फोलॉजी को जन्मदाता माना जाता है, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है रुको और जाओ, ये एक नियतवादी है, ठीक है ना। और ये किसका विचारधारा है? इन चारों में से आखिर ये किसका विचारधारा प्रतिपादन करता है? ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफ्थ टेलर का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ग्रिफ्थ टेलर ने जो है रुको और जाओ का नियतवादी उन्होंने विचारधारा दिया था, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनको आप जरूर याद रखिएगा। अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। अगला जो प्रश्न बोल रहा है, भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला आखिर कौन विद्वान है? ठीक है ना। भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में जो है परिभाषित करने वाला आखिर वो कौन सा विद्वान है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? H बैरोज। क्या हो जाएगा? H बैरोज। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। H बैरोज ने भूगोल को मानव परिस्थिति के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। देखिए ये जो प्रश्न है ना, ये आपको कितनी बार ही पूछा हुआ है और ये इसको टिक लगा लीजिएगा, ये काफी ज्यादा VVI प्रश्न है, ठीक है ना। बोल रहा है कि गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता निम्न में से कौन है? बोल रहा है मैथमेटिकल जियोग्राफी का प्रारंभकर्ता है, ठीक है ना। यानी कि जो स्टार्टिंग पीरियड है, आखिर इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि थेल्स जो है ना, थेल्स, इनको जो है गणितीय भूगोल का प्रारंभकर्ता बताया गया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है चूंकि मानव पृथ्वी पर निवास करता है अतः पृथ्वी पर निर्भर है, ठीक है ना। आखिर ये जो कथन है किसका है? ये तो काफी बढ़िया कथन है। बोल रहा है ये जो मानव है ये पृथ्वी पर निवास करता है, ठीक है ना, अतः पृथ्वी पर निर्भर भी करता है। तो आखिर ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जीन ब्रूस का है। किसना है? जीन ब्रूस का। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर याद रखिएगा। जीन ब्रूस ने ये बात बोला था
कि मानव जो है पृथ्वी पर निवास करता है और यही वजह है कि मानव जो है पृथ्वी पर ही डिपेंड है। ये तो बिल्कुल नहीं सही बात है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं 16 नंबर प्रश्न की। बोल रहा है क्षेत्रीय भूगोल यानी कि रीजनल ज्योग्राफी का जो पिता है आखिर निम्न में से किसे भूगोलवेता कहा जाता है? ठीक है ना। अभी आपको 3 क्वेश्चन ऐसे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। जन्मदाता, जनक, भूगोलवेता, ये सारे चीज दोस्त बिल्कुल ध्यान में पढ़िएगा, क्योंकि बहुत बार बच्चे को ना कन्फ्यूजन होकर गलती आंसर को मार के आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना, इसीलिए हम आपको बिल्कुल बेसिक तरीके से बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए बोल रहा है कि रीजनल ज्योग्राफी के जो पिता है निम्न में से किसे भूगोलवेता कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल रिटर को। कार्ल रिटर को जो है भूगोलवेता कहा जाता है, ठीक है ना, यानी कि रीजनल ज्योग्राफी के पिता के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहे मानव भूगोल के संस्थापक निम्न में से किसको कहा जाता है? मानव भूगोल के जो संस्थापक है आखिर इनमें से किसको बोला जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वही आपको जो बताए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्ल रिटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कार्ल रिटर हो जाएगा। इनको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन आखिर ये जो कथन है किसका है? ठीक है ना। बोल रहा है कि जो मानव जो भूगोल है उसका अस्थायी पृथ्वी पे चंचल मानव के जो पारस्परिक संबंध है, परिवर्तनशील संबंध है, आखिर उसका अध्ययन आखिर ये किसका कथन है? तो याद रखिएगा ये जो कथन है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुमार सैमुअल का है। किसका है? कुमार सैमुअल का है। इन्होंने ये बात बोला था, ठीक है ना। तो ये कथन जो वाला चीज है ना, इस पर्सन को ना बिल्कुल ध्यान से याद करिए। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है ना कथन वाला, ये बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल आपको शुरुआत है, बेसिक है। हम आपको बहुत सारा ऐसे क्वेश्चन लेकर आएगा ना भूगोल का, जो आप खुद देखिएगा, जब आप कोई क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको लगेगा कि हमने कहीं ना कहीं क्वेश्चन पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। 19 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? देखिए वहां तक तो हमने पूरा कथन कंप्लीट करवा दिया। क्या कंप्लीट करवा दिया? कथन कंप्लीट करवा दिया, ठीक है ना। लेकिन अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सौर मंडल के बारे में। यहाँ से सौर मंडल के बारे में, ठीक है ना, जो कि ये भी आपको मालूम है कि ज्योग्राफी आपको आ जाएगा, अंतरिक्ष से लेकर पृथ्वी तक सब का सब उसी में आता है। एस्ट्रोनॉमी का ही पार्ट है कि नहीं? उसके बाद से ज्योग्राफी एस्ट्रोनॉमी सब भूगोल में ही आता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ से भी कुछ चीजें कवर करते चलते हैं। बोल रहा है कि सौर प्रणाली की जो खोज है आखिर किसने किया था? तो याद रखिएगा कॉपरनिकस ने किया था। किसने किया था? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कॉपरनिकस ने सौर प्रणाली की खोज किया था, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य है, मानते हैं ये सूर्य, इसके चारों ओर जो भी खगोलीय पिंड घूमते हैं आखिर उसे क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रह। जैसे हमारा पृथ्वी भी एक ग्रह है, वो भी सूर्य का चक्कर लगाता है, ठीक है ना। उसके बाद से वो मंगल हो गया, उसके बाद से बृहस्पति हो गया, सब जो है सूर्य के चक्कर लगाते हैं, है कि नहीं? तो जो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं 8 ग्रह, वो कहीं ना कहीं क्या है? ग्रह ही है, ठीक है ना, जो कि सूर्य की ओर चारों तरफ खगोलीय पिंड के रूप में घूमते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न के। बोल रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? अभी आपने क्या देखा कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले को क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं। लेकिन वहीं पर अगर बात आ जाए कि ग्रह का ही चक्कर कोई लगा रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? तो याद रखिएगा उसको बोलते हैं उपग्रह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उपग्रह। जैसे में चंद्रमा का उपग्रह, सॉरी पृथ्वी का उपग्रह कौन है? चंद्रमा, ठीक है ना, जो कि ये चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। इसमें हम आपको पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे इजी टू हार्ड तक, ठीक है ना। तो इसीलिए बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर बीच में इजी आता है इसलिए मत घबराइएगा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। अब बोल रहा है कि जो ग्रहों की गति का नियम है आखिर किसने प्रतिपादित किया था? देखिए अभी हम आपको क्या बताए थे कि सौर प्रणाली का जो है खोजकर्ता कौन था? कॉपरनिकस था, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आता है कि ये जो ग्रहों की गति का जो नियम है आखिर किसने प्रतिपादित किया था? तो याद रखिएगा ये जो किए थे ये केपलर ने किया था। किसने किया था? केपलर ने किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूजन आपको बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है ना दोस्त। अब बोल रहा है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो ये तो आपको मालूम है, ठीक है ना।
ये जो है आपको कितने ग्रह है, तो टोटल 8 ग्रह है। ऑप्शन नंबर है हमारा सही आंसर हो जाएगा, टोटल 8 ग्रह है, ठीक है ना, जो कि सूर्य के टोटल ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना। देखिए सूर्य से जैसे जैसे ग्रह बढ़ता है ना, उसी तरीके से टोटल 8 ग्रह को बताया गया है, ठीक है ना। और 8 ग्रह वो कौन कौन सा है इसको हम समझते हैं, लेकिन बोल रहा है ना कि सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले क्या आ जाता है, बुध आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आ जाता है, शुक्र आ जाता है, ठीक है ना। उसके बाद आता है आपको पृथ्वी, मंगल। उसी प्रकार से आगे चल के क्या होता है आपको, बृहस्पति, पृथ्वी के बाद मंगल आ जाएगा, उसके बृहस्पति आ जाएगा, शनि आ जाएगा, वरुण आ जाएगा, उसके बाद से वरुण अरुण आ जाएगा, उसके बाद से वरुण आ जाएगा। इसी प्रकार से टोटल 8 ग्रह आएंगे, ठीक है ना। तो सबसे छोटा और सबसे पहला ग्रह कौन सा है, सूर्य के जो नजदीक है वो कौन सा है, बुध है। उसके बाद शुक्र आ जाएगा, उसके बाद पृथ्वी आ जाएगा, उसके बाद से मंगल आ जाएगा, उसके बाद से बृहस्पति आ जाएगा, उसके बाद से शनि आ जाएगा, उसके बाद से अरुण आ जाएगा, उसके बाद से वरुण आ जाएगा। टोटल 8 ग्रह आपको देखने को मिलेंगे इसी तरीके से। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल समझ के चलना है। अब अगले प्रश्न बोल रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार, ठीक है ना, पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है, ठीक है ना। देखिए ये जो प्रश्न है बोल रहा है कि पृथ्वी से, अभी जो हमने प्रश्न पढ़ा था वो सूर्य से था, याद रखिएगा। अभी जिससे पहला प्रश्न जो पिछले स्लाइड में पढ़े थे वो कौन सा था, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार बताइए। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोल रहा है, पृथ्वी से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार बताइए कि ग्रहों को निम्न में से किसके अनुसार रखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो आप समझिए कि पृथ्वी के बाद क्या होता है, जैसे आपको आएगा क्या, जैसे कि शुक्र हो गया, ठीक है ना। उसके बाद से आपको क्या हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, उसके बाद से बुध हो जाएगा, उसके बाद से बृहस्पति, ठीक है ना। यानी कि पृथ्वी के अनुसार देखा जाए, ठीक है ना, तो ये बोल रहा है कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों को निम्न में से कौन सा ग्रह सही माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको आप बिल्कुल समझते हुए चलिएगा, ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि आकार के अनुसार सौर मंडलों के ग्रहों को आरोही क्रम में बताइए, ठीक है ना। आकार के अनुसार यानी कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसी तरीके से आपको बताते हुए चलना है। तो सबसे बड़ा कौन सा है, तो आपको मालूम है बृहस्पति है, उसके बाद से शनि है, उसके बाद से अरुण है, उसके बाद से वरुण है, उसके बाद से पृथ्वी है, उसके बाद शुक्र है, मंगल एवं बुध है। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा। आकार के अनुसार बता रहा है, साइज के अनुसार, समझे ना बात को, साइज के अनुसार सबसे बड़ा के बाद यानी कि बड़ा से छोटे की तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है ये वाला 27 नंबर प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सौर मंडल का भाग नहीं है। बोल रहा है कि भाग नहीं है, ठीक है ना। ये 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपको बताना है कि आखिर इनमें से कौन जो है सौर मंडल का भाग नहीं है। तो देखिए क्षुद्र ग्रह ये भी हमारे सौर मंडल का भाग है, धूमकेतु जिसको धूल बोला जाता है ये भी हमारे सौर मंडल का भाग है, ग्रह ये तो है ही, लेकिन बात करें निहारिका ये हमारे सौर मंडल का भाग नहीं है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आपको समझते हुए चलना है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग कैसा होता है। देखिए सूर्य ये हो गया, और सूर्य के चारों तरफ जो वेग में चक्कर लगाते हैं आखिर उस वेग को कैसा रहता है, नियत रहता है या अधिकतम होता है जो कि सूर्य के समीप होता है, या फिर अधिकतम होता है जो सूर्य से दूर होता है, या फिर कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाए। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन जो आपको देखने को मिला है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अधिकतम तो होता है और जब सूर्य से समीप होता है, ठीक है ना। सूर्य के जब चारों ओर चक्कर लगाता है तो कब अधिकतम होता है उसका वेग, तो याद रखिएगा अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। देखिए अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है, तो याद रखिएगा टोटल 89 तारामंडल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा 88, ठीक है ना, लेकिन याद रखिएगा 89 हमारे तारामंडल है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं निक्स ओलंपिया जो कि कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है। जो नील्स के निक्स ओलंपिया है ये कोलंबस पर्वत जो है आखिर ये किस ग्रह पर स्थित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मंगल ग्रह पे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मंगल ग्रह पे जो निक्स ओलंपिया यानी कि जो है
कोलंबस पर्वत जो है ये मंगल ग्रह पे स्थित है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। ठीक है ना, बोल रहा है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या आखिर कितनी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, यानी कि 4 है। और 4 जो है वो कौन कौन है, तो याद रखिएगा बुध हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, बुध हो जाएगा। उसके बाद आपको शुक्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना, उसके बाद से क्या हो जाएगा, आपको मंगल हो जाएगा। ठीक है ना, मंगल हो जाएगा। उसके बाद से हमारी पृथ्वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारी पृथ्वी हो जाएगा। ये 4 ग्रह आप जरूर याद रखिएगा जो कि पार्थिव ग्रह है। अच्छा, आपके मन में आएगा एक डाउट कि सर पार्थिव ग्रह का मतलब क्या होता है। देखिए, जो ग्रह जिसके आपको जब उसके तल पे आइएगा, यानी कि उसके पास जब आइएगा तो वो ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना, जैसे हमारी पृथ्वी कैसी है, ठोस अवस्था में है कि नहीं, पथरीली है कि नहीं, उसी को बोला जाता है पथ, पथ से पार्थिव और पथ से पथरीली। दिमाग में रखिएगा। ठीक है ना, जो ठोस अवस्था में ग्रह हो उसी को बोला जाता है आपको पार्थिव ग्रह, जो कि जिसकी संख्या कितना है, 4 है। कौन कौन है, बुध है, शुक्र है, मंगल है और पृथ्वी है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है ना, आपके दिमाग में ये चीजें बिल्कुल बैठ गया होगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। देखिए, अभी आपको हम बताया ना पार्थिव ग्रह कौन कौन सा हो जाएगा, बुध हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा और एक आखिरी जो है हमारी पृथ्वी हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन कौन सा ग्रह नहीं होगा पार्थिव ग्रह, तो ऑप्शन नंबर डी शनि ग्रह जो होगा ना वो पार्थिव ग्रह नहीं होगा। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अभी आपको बताया पार्थिव का मतलब होता है कि जो ग्रह पथरीला और ठोस हो उसको हम पार्थिव ग्रह बोलते हैं। ठीक है ना, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। बोल रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति दृश्य ग्रहों की जो संख्या है आखिर कितना है। ठीक है ना, बोल रहा है बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की जो संख्या है आखिर वो कितना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न की। अब बोल रहा है कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। बोल रहा है कि बृहस्पति जो ग्रह है यानी कि इस सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। कौन सा, तो याद रखिएगा मंगल। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। मंगल जो है आपको सदृश ग्रहों में शामिल नहीं है। कौन कौन शामिल है, शनि हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, अरुण हो जाएगा, ये सब के सब ग्रह शामिल है, लेकिन कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ये शामिल नहीं है। समझे ना बात को, इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। अब बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, यानी कि वामावर्त बोल रहे घूमते हैं। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि शुक्र और अरुण। ठीक है ना, शुक्र और अरुण जो ग्रह है ना, ये 2 ग्रहों को छोड़कर सभी के सभी ग्रह जो है ना वामावर्त घूमते हैं। ठीक है ना, अच्छा वामावर्त का मतलब क्या होता है, देखिए सपोज डेट ये आपका घड़ी है। ठीक है ना, और घड़ी कैसे चलता है, ऐसे चलता है, आपको इस तरीके से घूमते हुए टिक टिक करते हुए चलता है ना। तो ये क्या होता है आपको एंटी बल्स, और ये होता है आपको क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है ना, सी से क्लॉकवाइज। लेकिन एक और घड़ी है, ठीक है ना, जो कि उल्टा दिशा में घूमता है। कैसे, ऐसे घूमता है, ऐसे करके। ठीक है ना, यानी कि इस तरफ से घूमता है। ठीक है ना, इस तरह से घूमता है, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज। समझे ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना उसी को बोला जाता है वामावर्त। ठीक है ना, यानी कि घड़ी के उल्टा दिशा में जो घूमता है उसको बोला जाता है वामावर्त। समझ में आएगा ना, तो इसका सही आंसर क्या जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी, ये 2 ग्रह है। कौन कौन, शुक्र और अरुण, जो कि सूर्य के ना उल्टा दिशा में, इसको छोड़ के सब के सब वामावर्त में घूमते हैं। समझे ना बात को, इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न पे। बोल रहा है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। सौर मंडल का जो जन्मदाता है आखिर उसे किससे बोला जाता है, तो याद रखिएगा सूर्य को बोला जाता है। आपको मालूम है कि अगर सूर्य नहीं रहेगा ना तो हमारी पृथ्वी पूरा का पूरा आपको खत्म हो जाए। क्यों, क्योंकि इतनी सारी ठंडी, इतना सारे बर्फबारी होने लगेगा कि धीरे धीरे सारा वनस्पति, जीव जंतु सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो सौर मंडल का एक तरह से देखा जाए तो पृथ्वी के लिए तो अनिवार्य है, और साथ ही साथ सौर मंडल है तभी उसके ग्रेविटेशन से सारा का सारा ग्रह एक दूसरे से भाग रहा है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर ये हमारा सही आंसर हो जाएगा सूर्य को। इसको आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं 37 नंबर। बोल रहा है ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कौन कहलाता है। ठीक है ना, ब्रह्मांड में जो है आखिर विस्फोटी तारा कौन कहलाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिनव तारा। अभिनव तारा कौन, विस्फोटी तारा कहलाता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि सौर प्रणाली की जो खोज करता है आखिर ये किसने किया था, तो याद रखिएगा
कॉपरनिकस, जो कि पहले प्रश्न में आपको बताए थे कि सौर प्रणाली के खोजकर्ता कौन किए थे। ऑप्शन नंबर सी, कॉपरनिकस ने खोज किया था। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। ठीक है ना। देखिए ये जो सूर्य है ना, सूर्य पहले इसको सूर्य को भी ग्रह मानते थे, लेकिन सूर्य क्या है, एक तारा है। क्या है दोस्त, एक तारा है। समझ में आएगा ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है भारतीय इसको भी ग्रह मानते थे, लेकिन ये ग्रह नहीं है बल्कि सूर्य एक तारा है। ठीक है ना। उसके बाद मंगल ग्रह है, शनि ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बृहस्पति है, पृथ्वी है। ठीक है ना। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी कि सूर्य में जो संलयन वाला अभिक्रिया होता है, आखिर इसमें कौन कौन गैस जो है भूमिका निभाता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन और हीलियम। कौन हो जाएगा, हाइड्रोजन और हीलियम। क्यों, हाइड्रोजन में जो होता है ना लगभग 71% होता है। ठीक है ना। हाइड्रोजन जो होता है इसमें कितने, 71% होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा। हाइड्रोजन और हीलियम जो है ये संलयन अभिक्रिया के द्वारा जो है आपको सूर्य के अंदर जो है संगठन का काम करता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है कि सूर्य जो है यानी कि सूर्य का जो मध्य भाग है को क्या कहा जाता है। देखिए ये जो सूर्य इसके जो मध्य भाग है ना, इसके मध्य भाग आखिर इसको क्या बोला जाता है। तो याद रखिएगा सूर्यमंडल, सूर्य के जो मध्य भाग है उसको प्रकाश मंडल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रकाश मंडल बोला जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की। बोल रहा है सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है, आखिर क्यों। ठीक है ना। यानी कि सूर्य जो है हमेशा पूर्व में निकलता है। आपको भी मालूम है पश्चिम में क्यों नहीं निकलता है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के पश्चिम से पूर्व की ओर घूमना। क्योंकि आपको मालूम है जो हमारी पृथ्वी है वो कैसे घूमती है, पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व में घूमती है। ठीक है ना। और यही वजह है कि सूर्य हमेशा जो है आपको पूर्व में आपको निकलते हुए दिखाई देता है। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहे नारो में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नारो में अर्धरात्रि के समय जो है आखिर सूर्य कब दिखाई देता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 21 जून को। 21 जून को ना नार्बो में, ठीक है ना, जो कि काफ़ी ऊपर वाला जो है देश है और काफ़ी ज़्यादा ठंडा वाला देश है। ठीक है ना। वहाँ पर जो आपको 21 जून को ना अर्धरात्रि के समय में सूर्य दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोल रहा है एक ग्रह अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। ठीक है ना। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्सर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ऑप्सर बोला जाता है। ठीक है ना। यानी कि जो अधिकतम दूरी होता है तो उस टाइम क्या बोला जाता है, ऑप्सर बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से किनके बीच की औसतन दूरी को खगोलीय एकक यानी खगोलीय इकाई कहा जाता है। एकक का मतलब होता है इकाई। ठीक है ना। यानी कि खगोलीय इकाई कहा जाता है किनके बीच की औसतन दूरी को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो है ना, और जो है काफ़ी ज़्यादा औसतन दूरी जो होता है यानी कि एवरेज दूरी किसके किसके बीच, पृथ्वी और सूर्य के बीच। ठीक है ना। इसी को क्या बोला जाता है, खगोलीय इकाई बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। बोल रहा है मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। ठीक है ना। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मध्यरात्रि हो गया, आखिर उस सूर्य का क्या अर्थ है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। इसी को बोला जाता है मध्यरात्रि। सूर्य का अर्थ यही होता है। क्या होता है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में, ठीक है ना, यानी कि देर तक चमकना। इसको आप जरूर याद रखिएगा। देखिए दोस्त जितने भी प्रश्न कवरा रहा है ना, आपको खुद जब एग्जाम हॉल में बैठिएगा ना तो आपको खुद मालूम चलेगा कि ये क्वेश्चन आपके लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। तो बिल्कुल समझते हुए चलिएगा। हम हर एक प्रकार के क्वेश्चन लेकर आएंगे और हर एक सब्जेक्ट का हर एक सेक्शन में लेकर आएंगे। ठीक है ना। बिल्कुल लेकर आएंगे और जो भी प्रश्न जितनी बार पूछा उसको आप लेकर आएंगे। ठीक है ना। तो दिल से एक बार लाइक वीडियो कर दीजिएगा और चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। ठीक है ना। अब चलते हैं अपने 47 नंबर प्रश्न पे। बोल रहे हैं मध्यरात्रि का सूर्य किस देश क्षेत्र में दिखाई देता है। देखिए मध्यरात्रि का जो सूर्य है ना, आखिर ये किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अर्कटाटिका में क्षेत्र में। ठीक है ना। अर्कटाटिका क्षेत्र में दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। बात कर रहे हैं कि सूर्य में जो काला धाबा दिखाई देता है आखिर वो क्या है, यानी काला धाबा क्या है। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धब्बे वे स्थान है जो प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। ठीक है ना। वहीं जो है आपको काले धब्बे दिखाई देते हैं। ठीक है ना।
तो आपको याद रखिएगा कि सूर्य में जो है ना उत्सर्जित जब होता है ना, तो काला धब्बा वहाँ पर जानते हैं किस लिए बन जाता है, क्योंकि वो वाला हिस्सा ना उत्सर्जित नहीं कर पाता है, ठीक है ना, इसीलिए इसको बोला जाता है काला धब्बा। समझे ना बात को? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको आप जरूर समझते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है, ठीक है ना, हाइड्रोजन का जो प्रतिशत है आखिर वो कितना है? तो अभी आपको पता है 71%, ठीक है ना, 71% जो है आपको, ठीक है ना, ये 71% जो है आपको कितना है, आपको जो है हाइड्रोजन है किसमें, सूर्य में, ठीक है ना, और हीलियम कितना है, तो 29% है, ठीक है ना, 29% है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है दोस्त। अब चलते हैं अपने अगले नंबर प्रश्न के, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर सही होगा, ठीक है। अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन एक तारा है, ठीक है ना। अभी आपको पता है कि हम लोगों का सूर्य जो है ना, सूर्य क्या है, एक तारा है, ग्रह नहीं है, ठीक है ना, इसको आप जरूर याद रखिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि सूर्य जो है एक तारा है, जो कि आपको 2 बार इस चीज को बता दिए, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को ना बिल्कुल आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि देखने में तो आसान लगता है, लेकिन कन्फ्यूजन इतना क्रिएट करता है कि बहुत सारे बच्चे गलत आंसर मार कर जाते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है ना, ताकि आपको एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। देखिए इसका पीडीएफ तो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम दे देंगे, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। पीडीएफ के साथ साथ आपको करेंट अफेयर हो गया, या फिर जो भी एग्जाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, सभी के सभी आपको उस टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाता है काफ़ी जल्दी, ठीक है ना, यानी कि मिनटों में। साथ ही साथ इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो दिल से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। फिर से हम लेकर आएंगे किसी और विषय पे, और सेक्शन वाइज आप क्वेश्चन लेकर आएंगे, ताकि आपको कहीं भी दिक्कत ना है।